इसी 2025 CBT 1 ग्रेजुएट लेवल का कंप्लीट जीके जीएस टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन 2025 के CBT 1 एग्जाम में आया था, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो कवर करेंगे और इसमें NTPC में पूछे गए 2025 में जो जीके जीएस थे वो सारे कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर्स, करेंट अफेयर्स, जहाँ सभी प्रश्न आए हैं स्टैटिक्स वगैरह से सारे इसमें कवर हो जाएंगे। साथ ही ये जो वीडियोज है आपका, क्योंकि अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो गया है लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, विकाउज हो सकता है कि दोनों एग्ज़ाम NTPC ही कंडक्ट कराती थी आज से पहले, और अभी बस इसको दो भागों में बांट दिया गया है, ग्रेजुएट वाला को अलग, अंडर ग्रेजुएट वाला का अलग। तो और अंडर ग्रेजुएट वाला का डेट भी रिलीज़ कर दिया गया, तो डायरेक्ट जो प्रश्न है अंडर ग्रेजुएट वाला में यहाँ से आ सकता है। तो इसीलिए ये जो वीडियोज़ है, ये जो पार्ट सीरीज चल रही है जीके की, ये रामबाण साबित हो सकता है अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। तो आप ज़रूर इसे एक बार देख लें या मल्टीपल टाइम भी आप इसे बार बार देख सकते हैं। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंस होने वाली है। तो चलिए अब पार्ट 4 आज शुरू करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट 1 वीडियो में दे दिया गया है। तो अभी हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न कर रहे हैं। लगभग 3 पार्ट में, हर एक पार्ट में एक एक सौ क्वेश्चन कवर किया गया है और 30 प्रकार से 3 पार्ट में लगभग 300 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। इसमें पूरा हिस्ट्री कवर हो गया, जितने भी शिफ्ट हुए थे सभी शिफ्ट से आए हुए हिस्ट्री का प्रश्न कवर हो गया है। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तीसरे लेक्चर में, और चौथा लेक्चर में ये 21वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और 100 क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में भी कवर करेंगे। इसी प्रकार से पार्ट 5, पार्ट 6 ऐसे चलते रहेंगे जब तक पूरे जीके जीएस ये खत्म नहीं हो जाता है। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देना, जैसे ये 21वां प्रश्न है, आप यहाँ पे देख पाएंगे 21वां प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा कि भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है। यानी भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है। 4 ऑप्शन है। 200 नॉटिकल मील होता है, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है, तो 200 नॉटिकल मील या फिर 24 नॉटिकल मील या 12 नॉटिकल मील या 100 नॉटिकल मील। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 नॉटिकल मील। अब ध्यान देंगे यहाँ पे शिफ्ट का नाम दिया गया है कि किस शिफ्ट में पूछा गया था। जैसे 11/6/2025 को शिफ्ट 3rd में ये पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को उस शिफ्ट में कितने बच्चे ने राइट अटेम्प्ट लिया था, तो 20% बच्चों ने राइट अटेम्प्ट लिया था, 45% बच्चों ने रॉन्ग अटेम्प्ट लिया था, और यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखा गया है, आंसर नंबर सी। तो ये पहली क्वेश्चन है आज की इस वीडियो की, इसीलिए मैंने बता दिया। अब आगे की क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊँगा, आपको जो भी शिफ्ट या वगैरह देखना है वो खुद से आप देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न 22 की बात करते हैं। 22 में पूछा है कि राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है। तो आना सागर झील जो है कृत्रिम झील है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 23 में है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण डैश में यातायात की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 24 में कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आरक्षित मवेशी पशु चरण के लिए जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन गुज्जर जनजाति है, जो कि उत्तराखंड में मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशुचरण के लिए जानी जाती है। प्रश्न 25 में है कि मई 2025 में जेनु कुर्बा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा। मई 2025 में ये मिल गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व। आप कमेंट्स में बताएंगे कि जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे स्थित है। आगे के प्रश्नों की बात करें, प्रश्न 26 में आपको दिखाई दे रहा होगा भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 27 में निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिमालय में स्थित है फूलों की घाटी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत फेमस है ये वाला। अगला प्रश्न है थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत की टीलों को क्या कहा जाता है। तो थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है वारचेंस, ऑप्शन नंबर डी वारचेंस कहा जाता है। प्रश्न 29 में है शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है। तो शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जेट धाराओं की सामान्य दिशा जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 30 में है कि लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है।
लवणीय और क्षारीय मृदा का बात करें तो सबसे अधिक ये सूखा प्रवण क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा और गोदावरी के डेल्टा में तो लवणीय मृदा नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये सूखा प्रवण क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो 31 नंबर प्रश्न में आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष प्रजाति भारत के पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी, जो साल का वृक्ष होता है ये भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है। पर्णपाती का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, जो कि पत्ते को पूरा गिरा देता है, तो साल का वो वृक्ष होता है। प्रश्न 32 में है कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। 24 डिग्री अक्षांश जो है भोपाल है, जो कि ये किसकी राजधानी है, भोपाल छत्तीसगढ़ की राजधानी है भोपाल, शायद छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर है, तो भोपाल के सब राज्य भारतीय राज्य भोपाल की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 33 में हिमालय की सबसे पूर्वी विस्तार निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो देखा जाए तो हिमालय के पूर्वी विस्तार में, अब हिमालय को आप अपने मन में चित्रण करना है पूरब से पश्चिम की ओर, तो हिमालय के पूर्वी विस्तार में खासी की पहाड़ियाँ नहीं आएगी, खासी की पहाड़ियाँ नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में से क्या शामिल नहीं है। मीजो की पहाड़ियाँ तो हिमालय में ही शामिल है। पटकाई बुम की पहाड़ियाँ भी हिमालय में ही शामिल है, जो कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे है। और नागा पहाड़ियाँ भी वहीं पे है, लेकिन खासी की पहाड़ियाँ वहाँ पे नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया ये असम में पड़ते हैं, आपको पता होंगे, या नॉर्थ ईस्ट की ये तीनों पहाड़ियाँ हैं। जनजाति भी वहाँ पाई जाती है। प्रश्न 34 में है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वर्ण के लिए जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट जो पर्वत है ना, ये 16 वर्ण के लिए जाना जाता है, पश्चिमी घाट। प्रश्न 35 में है, द्वीपों का कौन सा समूह 8 डिग्री 12 डिग्री 13 मिनट 8 से 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से 71 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है, जो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आप बताएंगे कि लक्षद्वीप में टोटल टापुओं की संख्या कितनी है, कमेंट में बताएंगे। और अंडमान निकोबार में टोटल टापुओं की संख्या कितनी है, अंडमान निकोबार वाला इस बार 2025 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा भी है, और मैंने पिछले की वीडियो में वीडियो 3 या वीडियो 2 में मैंने उसे कवर भी किया है। आगे का प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है 36 में कि शरावती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो शरावती नदी अरवल्ली पहाड़ियों से निकलती है, जो कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 37 में है, भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितनी है। तो थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल जो है 1,70,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी पड़ता है, केवल भारत वाली पूछी है। थार रेगिस्तान की टोटल लंबाई या क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, भारत में कितना है क्षेत्रफल ये पूछा गया है। 38 प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, गोमती नदी यमुना के सहायक है, बिल्कुल सहायक है। लखनऊ शहर गोमती के पास बसी हुई है। सोन नदी भी यमुना का सहायक है, तीस्ता भी है, लेकिन टोंस नदी यमुना नदी के सहायक नहीं है। एक हिंडन नदी कभी कभी पूछ देता है, तो हिंडन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। प्रश्न 39 का बात करते हैं, विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कक्ष स्थितियाँ होती है। कक्ष करने का मतलब कि मैर्शी स्थितियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तराई के क्षेत्रों में। प्रश्न 40 में है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिम आवासित गाँव है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ग्वार मोटा, लखपत, तनोर या कोटेश्वर। तो ग्वार मोटा का नाम आप लोग सुने होंगे, जो भी लोग पढ़े हैं। सबसे पश्चिम में गांव जो स्थित है वो ग्वार मोटा गांव स्थित है। सबसे पूरब में कौन सा है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न का बात करें, प्रश्न नंबर 41 प्रश्न में है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नागरिक समूह शहर यानी मिलियन प्लस अर्बन एल्गोमेट्रियन सिटीज के रूप में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 42 में है, बृहद हिमालय यानी कि जो बृहद हिमालय है श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो बृहद हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम आंतरिक हिमालय भी है। ग्रेटर हिमालय का अदर्स नेम क्या है, आंतरिक हिमालय। प्रश्न 43 में है, भारत में किस चरण और वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर अवलोकित की गई थी। तो भारत में किस चरण और वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर अवलोकित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी चरण दूसरा 1921 से 1951 के बीच ये अवलोकित की गई थी।
थी। और नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? हाँ, तो अगला प्रश्न 44 की बात करते हैं। भारत में प्रति टन किमी ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45 का बात करें, किस द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप रखा गया है? तो आपको पता होनी चाहिए स्वराज द्वीप किस द्वीप का नाम बदल के रखा गया है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो हैवलॉक द्वीप को जो है नाम बदल के स्वराज द्वीप किया गया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 46 का बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? तो मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर अमरकंटक पर्वत है। ये ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 47 में है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है? ठीक है, यानी श्लाइन वेटलैंड है। तो ऑप्शन नंबर बी सांभर झील है जो भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है। ठीक है। प्रश्न 48 में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय। ऑप्शन नंबर डी। आगे के प्रश्नों की बात करें, प्रश्न 49 में है, आप देख पा रहे होंगे कि भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? तो पूर्वी भारत में काल वैसाखी का अनुभव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर है। 50 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? तो निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश का नाम है म्यांमार। अंडमान निकोबार नहीं, केवल निकोबार पूछा है। तो निकोबार से जो नज़दीकी है वो म्यांमार का है। ऐसे देखा जाए कि भारत में जो आइलैंड्स वगैरह है, अंडमान निकोबार पूरा लिया जाए तो इसमें सबसे नज़दीकी कौन हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। प्रश्न 51 में है, भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो रोपण कृषि जो है ये केरल और असम में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 52 में है, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक लगभग कितनी है? तो उत्तरी मैदान की कुल लंबाई लगभग पश्चिम से जो पूर्व तक है ये 24 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन तो रिपीट कर गया यार, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। शुरू में ही इसी वीडियो में शुरू में ही हम लोग पढ़े थे 24 किलोमीटर भारत में कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक है। तो ये प्रश्न रिपीट कर गया। देखें कैसे रिपीट कर रहा है, तो हो सकता है अंडर ग्रेजुएट वाला में रिपीट करेगा, आप इसे ध्यान से इग्नोर नहीं करेंगे। प्रश्न अगला बात करें, प्रश्न नंबर 53, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी की जो कुल लंबाई है वो 851 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 54 में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में जो है ये आपका बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, बनिहाल दर्रा स्थित है। प्रश्न 55 में, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार 31.16% जनसंख्या जो है शहरों में रहती थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 56 का बात करें, निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख हिस्सा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 में, भारत की कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो भारत की कुल अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है ये लगभग। ठीक है, 30 डिग्री है ये प्रश्न 20/6/2025 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न 58 में आप देख पा रहे होंगे, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो स्थित क्षेत्र है उसे भूमध्य उच्च भूभाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रश्न 59 में है, संयुक्त राष्ट्र समुद्रीय कानून सम्मेलन UNCLOS के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ डैश तक फैला हुआ है। ये जो फैला हुआ है ऑप्शन नंबर सी 200 नॉटिकल मील, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील कहा जाता है। इससे पहले एक और पूछा था जलधारा से रिलेटेड, तो वो फैला हुआ था 12 नॉटिकल मील डिग्री तक। लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसके अंदर की भारतीय जो है खदान वगैरह निकाल सकता है, समुद्र से तेल पेट्रोलियम वगैरह, तो ये 200 नॉटिकल मील तक। लेकिन इंडियन नौसेना कहाँ तक जा सकती है, मतलब वहाँ तक कानून तो यहीं तक बना सकती है, लेकिन उसके आगे भी भारतीय सैनिक जा सकते हैं। वो कितना 100 नॉटिकल मील तक है, इसका जवाब आप देंगे कमेंट में।
प्रश्न 60 का बात करें तो भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र सीसीए वाली सिंचाई परियोजनाओं को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका भी 4 ऑप्शन है, स्थानीय परियोजना, सूक्ष्म परियोजना, लघु परियोजना, प्रमुख परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रमुख परियोजना। प्रश्न 61 में है, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देसी वृक्षों को बढ़ता रोपण, देसी वृक्षों का बढ़ता रोपण। प्रश्न 62 में है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो सबसे ज़्यादा शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी वो राज्य दिल्ली है, दिल्ली महानगर है, जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं। आगे के प्रश्न देख रहे हैं। 63 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड वाले समूह में है, ना कि अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह में है। बाकी हैवलॉक हो गया या वैरन हो गया, वैरन में सक्रिय ज्वालामुखी है, और नील, ये सभी अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह में है। प्रश्न 64 का बात करते हैं, आर्द्र कृषि आमतौर पे किस प्रकार की मृदा में की जाती है। तो आर्द्र कृषि जो है ये आम तौर पे जो है ये जलोढ़ मृदा में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 65 में है, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषताएं नहीं है। तो थार रेगिस्तान के आसपास विंध्य पहाड़ियाँ ये स्थित नहीं है, इसीलिए उसकी विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 66 का बात करते हैं। 66 में है, भारत के मानचित्र पर मलवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में। अब देखिए, मलवा का पठार छोटा नागपुर का पठार किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में। छोटा नागपुर का पठार आपको झारखंड और उड़ीसा के बिहार के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है, जबकि मलवा का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार, मलवा का पठार छोटा नागपुर के पठार से पश्चिम दिशा में, क्योंकि जो मलवा का पठार है ये आपको मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले एरिया में देखने को मिलता है, तो पश्चिम दिशा में एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 67 की बात करें तो भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है। हिमालय का बहुत भूमिका रहती है, लेकिन इनमें से कौन से शामिल नहीं है ये बताना है। तो संवहन धाराएं बनाना ये हिमालय का काम नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी ये सभी हिमालय रोल निभाता है, लेकिन डी में रोल नहीं निभाता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 68 में है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, दर्रा से एक प्रश्न पूछा ही जाता है, बहुत सारे दर्रा है, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहार दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, दीफू दर्रा। तो दर्रा से रिलेटेड एक बार आप जरूर पढ़ के जाएँ, ये अंडर ग्रेजुएट वाले को भी काम आएगा। तो पूछा है रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो रोहतांग दर्रा पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला में मनाली के पास यानी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 69 में है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पे स्थित है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामुड़ी है ये जो है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, ठीक है, इलायची पहाड़ी और पालेनी पहाड़ी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 70 में है कि विशाल भारत के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन के पठारों के बीच कौन सी भू आकृति मौजूद थी। तो उथली गर्त या भू अभिनति, ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, और इसका ऑप्शन उठपुटाएंगे इसलिए छात्र परेशान हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 71 में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे सूक्ष्म क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा पानी की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 72 में है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव, क्योंकि पर्याप्त टर्मिनल से ऊपर में हिमालय है, इस समय पर्याप्त टर्मिनल नहीं बना है, या अंतर्राष्ट्रीय जो जल मार्ग है उसमें भी पर्याप्त टर्मिनल नहीं बना हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 73 नंबर है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच चैनल को क्या कहा जाता है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल बनता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, 8 डिग्री चैनल। आप बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कितने डिग्री चैनल बांटता है, भारत और श्रीलंका को कितने डिग्री चैनल बांटता है। इसके साथ ही आप बता सकते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कितने डिग्री चैनल बांटता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न 74 का बात करते हैं। तो नारकोंडम द्वीप जो है कहाँ स्थित है। तो नारकोंडम द्वीप अंडमान सागर में ही स्थित है।
प्रश्न 75 में निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और ओडिशा में पोडू कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को जो है ओडिशा में पोडू और केरल में पोनम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 73 का बात करते हैं। काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो काला पानी सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में, ठीक है, कायिकीय घनत्व यानी कि साइकोलॉजिकल डेंसिटी शब्द का तात्पर्य प्रति 10 जनसंख्या से है, प्रति डैश जनसंख्या से है। राइट आंसर हो जाएगा कृषि भूमि की इकाई यानी यूनिट ऑफ द एरेबल लैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 78 में है कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का जो हिस्सा नहीं है वो हिमालय। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 79 में है ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पर्वतमाला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। प्रश्न 80 में है कौन सा हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित है? तो बी नंबर हिमाद्री। हिमाद्री जो पर्वत श्रेणी है हिमालय की वो सबसे ऊंची चोटियाँ उसी में स्थित है, तो हिमाद्री पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 81 की बात करें। 81 में है निम्नलिखित में से कौन सा वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 का बात करते हैं। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 83 का बात करते हैं। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भांगड़। अगला प्रश्न की बात करते हैं। पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? तो पाक जल डमरू मध्य जो है ये किसका प्रवेश द्वार है? ये बंगाल की खाड़ी की प्रवेश द्वार है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 85 का बात करेंगे कि शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं को क्या महत्व है? शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 86 में है अरवल्ली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सी पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। मैंने भी थोड़ा देर बताया मालवा पठार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रश्न 87 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरवल्ली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलान से निकलती है जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। प्रश्न 88 में है भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? प्रश्न डी हो जाएगा असम जो है भारत का राज्य जो असम है ये भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न 89 में है भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तनों में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मानसूनी दाब प्रणाली। अगला प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न 90 में है कि उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? उत्कल मैदान आपने राष्ट्रीय गान में भी उत्कल का नाम सुना होगा। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 91 में है कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लोहा और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मृदा। इसमें लोहा और एल्युमिनियम समृद्ध मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जलधारा क्षमता सबसे अधिक है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। प्रश्न 93 में है गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीव्र और तापन। ठीक है, तीव्र और तापन। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 94 आपको देखने को मिलेगा भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो कोन्याक जनजाति जो है ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 95 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टंका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न 96 में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन के कारण बनती है? मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन के कारण बनती है। राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर डी। स्थानांतरित कृषि को केरल में पोंगल कहा जाता है और असम में क्या कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने ऊपर कवर किया था, बताएंगे। प्रश्न 97 में है कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है?
तो कोरोमंडल तट दक्षिणी पूर्वी तट पे भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 98 में है, निम्नलिखित में से कौन सा टियर शहर का एक उदाहरण है? टियर 1 भी है, टियर 1 शहर का एक उदाहरण है। तो कोलकाता जो है टियर 1 शहर का उदाहरण है। ऑप्शन डी। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, अगर ऑप्शन में दिल्ली रहता तो दिल्ली भी हो जाता, मुंबई रहता तो मुंबई भी हो जाता। तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, कोलकाता दिया है तो कोलकाता जो यहाँ पे टियर 1 क्वेश्चन शहर की उदाहरण है। प्रश्न 99 का बात करते हैं। 99 नंबर प्रश्न में आप देख पाएंगे, हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनने वाली शिवालिक पहाड़ियाँ किन भारतीय राज्यों तक फैली हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक ही फैली हुई है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 का बात करते हैं। 100 में है, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होता है? तो भारत में मानसून की जो वापसी है ये ITCZ के दक्षिणी ओर से स्थानांतरित होने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन के बाद 21वां से स्टार्ट हुआ था, 100 क्वेश्चन तक ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जो ट्विटर कैंपेन होने वाली है उससे रिलेटेड एक वीडियो शूट करनी है। तो आई होप कि आप इसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे और इसके बाद पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 इसी प्रकार से आते ही रहेंगे। इस प्रकार से टोटल टॉपिक इसमें कवर कर दिया जाएगा। NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे हुए एग्ज़ाम, जो कि अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है।